ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। कहते हैं कि देश प्रेम में एक अलग ही जज्बा होता है। इस जज्बे की बातें हम लोग बहुत करते हैं, सुनते हैं, लेकिन सोचिए वो लोग जो इस जज्बे के साथ जीते हैं, वो जीते कैसे हैं। देश प्रेम का जज्बा, जो लोग उस फौलाद के साथ जीते हैं वो खास होते हैं। आज संदेश टू सोल्जर्स में एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं जब भारतीय वायुसेना की। उन्हें भी कुछ लोग द मैन इन ब्लू कहते हैं, लेकिन वायुसेना सिर्फ लड़ाकू विमान और उनके पायलट्स तक ही सीमित नहीं है। ग्राउंड सपोर्ट बहुत मैटर करता है। और आज हमारे साथ यहां फ्लाइंग ऑफिसर अजय कुमार त्यागी, जो भारतीय वायुसेना से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अपने 39 साल के करियर में उन्होंने भारत का नाम हमारी सरहद पर, भारत के अंदर और सरहद के बाहर भी बहुत रोशन किया है, जब वो यूएन मिशंस के लिए डिप्यूट किए गए। लेकिन उससे पहले भारत का नॉर्थ ईस्ट हो या जम्मू कश्मीर या वो सरहदी इलाके, 1987 का ब्रास टैक एक्सरसाइज हो या 1999 का कारगिल ऑपरेशन, जहां पे भारतीय वायुसेना ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। इन ऑपरेशंस में फ्लाइंग ऑफिसर अजय कुमार त्यागी ने भारतीय चॉपर्स को, जो तमाम चॉपर्स थे, मी-17, मी-16, चेतक हेलीकॉप्टर्स, उनकी मेंटेनेंस पर बहुत दारोमदार रखा, फोकस रखा, ताकि हर एक सॉर्टी के साथ, हर एक उड़ान के साथ हमारे चॉपर्स अव्वल नंबर पर रहें। चाहे वो तोलो लिंक का अटैक हो, जहां पे हमारे 4 हेलीकॉप्टर्स अटैक करने गए थे कारगिल ऑपरेशन में। सुबह के 2:30 बजे जब वो अटैक किया गया तो उसके पीछे एक मेंटेनेंस क्रू की मेहनत झलक रही थी। हालांकि उन 4 हेलीकॉप्टर्स में से एक को स्टिंगर मिसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीय वायुसेना ने अपना ध्वज और भारत का ध्वज तोलो लिंक की सीमा पर लहराए, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्हीं बातों के साथ मैं स्टूडियो में आप सबके बीच, आप सबकी तरफ से स्वागत कर रहा हूं फ्लाइंग ऑफिसर अजय कुमार त्यागी जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपका। फ्लाइंग ऑफिसर अजय कुमार त्यागी जी से सबसे पहले तो हम लोग जानना चाहेंगे कि एक लड़ाकू विमान या जो हमारे चॉपर्स हैं, जो युद्ध में और भारतीय वायुसेना के साथ अलग अलग ऑपरेशंस में, वो राहत कार्य हों या युद्ध का कोई ऑपरेशन हो, उसकी मेंटेनेंस कितनी जरूरी होती है? देखिए, मेंटेनेंस तो बहुत ज़रूरी है। वो ठीक उसी तरह से है, अगर मेंटेनेंस नहीं होगी तो समय से पहले एयरक्राफ्ट उड़ान के लिए तैयार नहीं होगा। तैयार होगा भी तो उसमें बाद में कुछ खामियां भी आ सकती हैं। मेंटेनेंस टाइम टू टाइम वो उसी तरह से जैसे हम अपने रोड व्हीकल्स के लिए मेंटेनेंस सर्विसिंग वगैरह कराते हैं जी। फर्क इतना है कि इसमें फ्लाइंग मशीन में ऑपरेटिंग आवर्स, कैलेंडर लाइफ दोनों तरह की होती हैं जी। ऑपरेटिंग आवर्स पहले ड्यू होते हैं तो पहले वो होती है, कैलेंडर लाइफ ड्यू होती है तो पहले उसको कराया जाता है।
ये पीरियडिकली सर्विसिंग होती है, लाइक फॉर एग्जांपल 50 आवर्स, 100 आवर्स, 200 आवर्स फ्लाइंग आवर्स पे ये जी। की जाती है। जी। और ज़रूरी की बात तो ये है कि बिना मेंटेनेंस के फ्लाइंग मशीन को उड़ाना किसी के लिए भी थोड़ा सा सेफ नहीं है। सेफ्टी तभी है तब उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर होगी, लाइफ भी बनी रहेगी। जितनी लाइफ असाइंड की है मैन्युफैक्चरर ने, उतनी लाइफ को वो फ्लाइंग मशीन उड़ेगी, भले वो रोटरी विंग हो, फिक्स विंग हो, दोनों तरह के एयरक्राफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत आसान होती है, मुश्किल ही होगी, जी। पर ऐसे कौन सा वो एरिया है जहां पे आपको लगता है कि हेलीकॉप्टर के इस पार्ट की मेंटेनेंस जो है सबसे मुश्किल होती है? देखिए, मेंटेनेंस वैसे तो सभी पार्टों की बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं कि जैसे लाइक बहुत ही वाइटल चेक्स हैं, तो उसमें ये है कि जैसे लाइक इंजन माउंटिंग्स, मेन गियर बॉक्स माउंटिंग्स, इस तरह की जो भी है, जो इतने भी माउंटिंग्स हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर से जो माउंटिंग, जी। उनकी देखभाल, उनके ऊपर कोई रस्ट कोरोजन ऐसा तो नहीं है, उनके जो नट बोल्ट जो भी हैं, व्हाटएवर जो फिक्स जो चीज़ें हैं, उनको चेक करना होता है, और वो बहुत ज़रूरी भी हैं। जी। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें आती हैं, वाइटल चेक्स और नॉर्मल चेक्स में यही डिफरेंस है कि जो आपको लगता है कि यहाँ के होने से एयरक्राफ्ट मे गो फॉर फैटल, ओके, एक तो छोटा मोटा खामियां होती हैं, भाई चलो डिटेक्ट हो गई है और वापस लैंड कर गए। जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अगर डिटेक्ट नहीं हुई और वो ओकर हो गई इन एयर, तो दैट मे बी वेरी सीरियस मैटर, तो दैट्स व्हाई दैट चेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कौन कौन से चॉपर्स को आप मेंटेन करते हैं, और आपकी सर्विंग लाइफ में आपने कौन कौन से चॉपर्स को अपने हाथों से आप तैयार करते रहे? हाँ, राइट। देखिए, इनिशियली मैंने चेतक चीता मेड इन फ्रांस, जी, उसको मेंटेनेंस में लिया था। ओके। उसके बाद फिर मी-17 हेलीकॉप्टर, रशियन मेड। जी। मी-17 के बाद फिर इम्प्रूव्ड वर्जन, दैट इज मी-17 के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन मी-17 1V, ओके, उसके ऊपर हमने काम किया। वो जो मेंटेनेंस वर्क जो है उसका एक्सपीरियंस हमने लिया। और अभी तो बहुत सारे मॉडर्न एयरक्राफ्ट हमारे पास, हाँ, अपाचे और अगर बाकी चिन्हुक वगैरह सब आ रहे हैं, लेकिन ये सारे एडवांस वर्जन्स हैं। आप जब एयरफोर्स में आए तब भारतीय एयरफोर्स के पास जो हेलीकॉप्टर्स थे, मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी डायमेंशन उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उनसे काम बहुत सारे भारी भरकम काम कराने थे, तो वो भी एक बहुत चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व होगा। हाँ, चैलेंजिंग था। देखिए, ये तो एक्चुअली जैसे हम लोग हर चीज़ में देखते हैं कि भाई ये 3G है, 3G है, 4G है, इस तरह से हेलीकॉप्टरों में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, फिर वो उसी तरह से इम्प्रूव्ड वर्जन होके आए हैं। जैसे मी-17 में, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, मी-17 के बाद मी-17 1V आया, 1V के बाद एक और वर्जन आया जो लेटेस्ट अभी चल रहा है एयरफोर्स में, मी-17 V5। ओके, अभी लेटेस्ट रशियन एयरक्राफ्ट मी-17 V5 है। उसके अलावा जो आपने चिनूक की अपाचे एंड चिनूक, ये लेटेस्ट अभी हमारे पास ये जी, ये अटैक हेलीकॉप्टर की श्रेणी में आती है। अपाचे अटैक है, चिनूक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जी, वो उसमें जो है आप हैवी लोड लेके Okay. अंडर स्लंग भी ले सकते हैं जी, हैंगिंग में, जी, और अंदर का जो कार्गो है अंदर भी ले सकते हैं इनसाइड, वो हैवी एयरक्राफ्ट में आता है। तो हम जब आप के बारे में बता रहे थे तो 1987 का ब्रास टैक एक्सरसाइज हुई थी, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई थी, भारत ने की थी, बहुत बड़ा मोमेंट था ये भी। कुछ लोगों को तो यही लगा कि ये युद्ध हो जाएगा, इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं हो। आप उस समय कहाँ पोस्टेड थे और क्या देख रहे थे? एक्चुअली पोस्टिंग था एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, जी, वहाँ से मूवमेंट हुआ हमारा। मूवमेंट होके हमें यहाँ पालम से डिफरेंट जो आगे LOC की तरफ, जहाँ भी जो फ्रंट लाइन लोकेशन, फ्रंट लाइन पे, आपकी मर्जी है कि वो लोकेशंस आप आज बताना चाहें। हाँ, नहीं बताना नहीं है, वो तो एक्चुअली सबको पीस एरिया से उठा के सबको ही ऑलमोस्ट जो जहाँ के लिए उनकी लायबिलिटी बनती है, फिजिबिलिटी बनती है जी। जैसे उस टाइम में चेतक हेलीकॉप्टर में था, तो मैं आई गॉन टू चेतक जी, तो मुझे वहाँ डिप्यूट किया गया था, वहाँ मैंने ड्यूटी परफॉर्म की अपनी। और वहाँ पे हमारे सारे एयरफोर्स के सारे विमान और हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो उस एक्सरसाइज का अंग थे। हाँ, ऑलमोस्ट सभी, क्योंकि उस टाइम तो बहुत बड़ा मूवमेंट था वो। ओके। हाँ, उस टाइम तो बल्कि ये समझिए कि जितने भी उस टाइम मीएट भी, अब तो मीएट तो भी डाउन हो गया। जी, मैं मीएट का नाम लेने वाला था कि मीएट हमने बहुत देखा है, 26 जनवरी की परेड में भी वो आते थे और
फूलों की वर्षा करते थे। मी-17 से पहले मी-8 ही हुआ करते थे जी। हर चीज के लिए, वीवीआई मूवमेंट वगैरह सब के लिए। जी। तो मी-8 का तो बहुत बड़ा रोल रहा है, मी-8 जी। ने तो बहुत काम किए हैं। जी 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 तो उस टाइम जो है मी-8 ही था उस टाइम ज्यादा, मी-8 और मी-17 भी आगे थे उस टाइम। जी। तो सभी एयरक्राफ्टों को, सभी हेलीकॉप्टर्स को एज पर रिक्वायरमेंट सभी एलओसी बॉर्डर की तरफ मूव करा दिया था। उसके बाद 1999 में कारगिल का ऑपरेशन हुआ। हाँ जी, हाँ। वो एक्चुअल ऑपरेशन था, वो एक्चुअल एक्सरसाइज ऑपरेशन वो था और उसमें हुआ भी है और वो हमने विजय भी किया। जी। आप कहाँ थे और क्या देख रेख कर रहे थे? पोस्टिंग उस टाइम जम्मू में था। ओके। और जम्मू से हम लोग अपने चॉपर लेके वहाँ उसको टीडी टेम्परेरी ड्यूटी बोलते हैं उस टाइम, लेकिन उस टाइम तो सब मूवमेंट थे ऐसे ही। जी। हम लोग श्रीनगर प्लेस किए गए। ओके। श्रीनगर से ही ऑपरेशन हुआ था इसका। तो वहाँ से इसमें जो भी हेलीकॉप्टर के में जो सिस्टम है, आर्मामेंट सिस्टम, वो सब फिट करके, जहाँ भी आपने जो टोल लिंक का जो अभी जो चर्चा किया था, जी जी, कि वहाँ 4 हेलीकॉप्टर गए थे लेकिन वापस 3 आए थे। बहुत टचिंग मोमेंट है सर। हाँ, मेरे लिए और बहुत सारे भारतवासियों के लिए। वहाँ तो के बाद तो बस बहुत ही एकदम एक टर्निंग पॉइंट हो गया था। हुआ क्या था सर? टोलोलिंग मतलब एक हाइट पे दुश्मन बैठा था और हमारे 4 हेलीकॉप्टर भेजे गए थे, तो क्या रणनीति थी उसके पीछे? रणनीति तो ठीक ही थी, रणनीति तो ठीक ही थी, लेकिन वहाँ के जो हालात थे जी, वो जैसे दोनों तरफ हिल्स पे बैठे थे वो पहाड़ियों में, और हेलीकॉप्टर को जाना था थ्रू वैली। तो सर हेलीकॉप्टर क्यों चूज किया गया? लड़ाकू विमान क्यों नहीं उस अटैक के लिए? वो प्लेस एक्चुअली लड़ाकू विमान के लिए सूटेबल नहीं था। ओके। वहाँ हेलीकॉप्टर की ही रिक्वायरमेंट थी। हेलीकॉप्टर से ही काफी शुरू में जो है हेलीकॉप्टर से ही अटैक हुए वहाँ, क्योंकि वो प्लेस ही इस तरह का था वहाँ। अच्छा, मोरओवर एलओसी के नजदीक थे जी, विमान, लड़ाकू विमान इतना उनकी रेंज में भी आ सकते थे। ओके। हेलीकॉप्टर ऐसा है थोड़ा अपना कम हाइट में लेके अपने आप को एडजस्ट करके। तो ये बात सही है कि उन 4 हेलीकॉप्टर्स ने रात के 2:30 बजे के बाद वो उड़ान भरी और रॉकेट से उनको अटैक करना था 4 को? हाँ जी, हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसमें देखिए क्या होता है कि इन हेलीकॉप्टरों में वैसे तो सिस्टम सभी लगे हैं, फ्लेयर्स भी हैं जी, एक शील्डिंग एग्जॉस्ट यूनिट भी होती है। ओके। शील्डिंग एग्जॉस्ट यूनिट का क्या होता है, जैसे एग्जॉस्ट से जो हॉट गैसेस निकलती हैं जी, तो उसमें टेम्परेचर होता है काफी जी। तो जो मिसाइल उन लोगों ने छोड़ी है जी, हीट सीकिंग मिसाइल, स्ट्रेंजर कंधे पे रख के भी छोड़ सकते हैं उसको, ओके, शोल्डर पे जी जी। जो एयरक्राफ्ट हीट सीकिंग मिसाइल को नहीं डाइवर्ट कर पाए, बाकी 3 ने कर दिया, उसमें सिस्टम सब कुछ फिट थे, सब लगे हुए थे जी। एक जो एयरक्राफ्ट था जिसमें वो डाइवर्ट नहीं हो पाई और स्ट्रेट वे वो स्टिंगर आके उस पे लग गई। हाँ, एग्जॉस्ट में, क्योंकि टेम्परेचर उसने सेंस किया टेम्परेचर, क्योंकि नॉर्मली जो ये ऐसी शील्डिंग जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है, टेम्परेचर को स्प्रेड आउट कर देती है। ओके। एक जगह एक सेंट्रल पॉइंट नहीं बनता है उसका। ओके। टेम्परेचर विल बी डाइल्यूटेड जी, थ्रू एटमॉस्फेयर एयर, और जो उसका जो फैलाव है, उसकी शेप जो कंस्ट्रक्शन बनी है वो इस तरह से बनाई गई है। पर जो पहले 3 चॉपर्स थे उन्होंने रॉकेट फायर करके टोलोलिंग पे बहुत डैमेज कर दिया। उन्होंने डैमेज किया, उन्होंने अपना पूरा काम किया, लेकिन यही है कि इन बिटवीन ये भी कर रहे थे, इनका भी ये काम था, लेकिन ये बस एक टाइम था, बस उस टाइम आके वो जो हिट कर गई मिसाइल, जो हमें वो हेलीकॉप्टर खोना पड़ा। हाँ, आपको जब ये न्यूज आई तो आपको जी दुख तो काफी हुआ क्या ये समझिए, तो बहुत ही एक बच्चे की तरह आप लोग सजाते हैं ना एक चॉपर को सर, मेंटेन करते हैं। देखिए, अब आदमी जो अपने हाथों से सब कुछ करके फिट करके ये सोच के भाई हाँ हैप्पी लैंडिंग जी, हैप्पी लैंडिंग बैक जी, है सलूट ये करके रखते हैं, वापस लैंड करें विशेष के साथ ही। सर मेरे लिए बहुत भावुक मोमेंट है जब भी मैं याद करता हूँ। इसी भाव के साथ मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत प्यार करते हैं ना आप हमारी माँ, हमारे भारत से माँ की तरह, है ना सर? नेचुरली तभी वो एक जज्बा बनेगा कि भाई हाँ देश के लिए कुछ करना चाहता। सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग देश से प्यार करते हैं वो देश को देश ही नहीं अपनी माँ समझते हैं। करेक्ट। और मेरे साथ इस समय अजय कुमार त्यागी जी बैठे हैं, एफओ से रिटायर हुए हैं, लेकिन वो जो हमारे बड़े क्यूट से सुडोल हेलीकॉप्टर्स हैं जी, जो बहुत भारी भरकम काम करते हैं, उनकी मेंटेनेंस में बहुत बड़ा रोल
अजय कुमार त्यागी जी ने प्ले किया है इंडियन एयरफोर्स के लिए, उनसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, मेरा नाम है मुनीश जॉली। जब उड़ान की बात करते हैं हवाई जहाज की, और वो भी जो लड़ाकू विमान हैं उनकी बात करते हैं, तो जिस अंदाज से वो लड़ाकू विमान जाते हैं देखते ही बनता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर गणतंत्र दिवस की परेड पर अगर किसी भी एयरक्राफ्ट को पुष्प की वर्षा करने का दायित्व सौंपा जाता है तो हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं इंडियन एयरफोर्स के। और आज मेरे साथ एक ऐसे ही बहुत ही काबिल इंजीनियर बैठे हैं, अजय कुमार साहब। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने एक दायित्व उठाया, इंडियन एयरफोर्स में आए, और अजय कुमार त्यागी साहब हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस करते रहे अपने पूरे करियर में। लगभग 39 वर्षों का वो एक्सपीरियंस है। अब थोड़ा पीछे जाते हैं कि ऑपरेशंस की तो हमने बात कर ली, यूएन का जो एक मिशन था उसके बारे में थोड़ा आगे बात करते हैं। लेकिन आपको इंटरेस्ट कैसे आया कि आपने इंडियन एयरफोर्स में जाना, और वो भी आप एयरक्राफ्ट्स को हैं जो बच्चे की तरह उसे संवारेंगे, तैयार करेंगे हमारे पायलट्स के लिए? देखिए, बात ऐसी है कि हमारे आसपास, हम बल्कि हमारे गांव, एक्चुअली मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, यूपी मुजफ्फरनगर, ग्राम सोहंजनी तगान। वाह सर, वो गांव का नाम दोबारा बताएं। सोहंजनी तगान। अरे वाह, बहुत प्यारा नाम है सर। जी, सोहंजनी तगान मुजफ्फरनगर पड़ता है यूपी में जी। तो हमारे यहाँ से एक दो और भी थे गांव से जी, परिवार से नहीं, गांव से थे। तो उनके बारे में काफ़ी सुनते थे कि भाई वो छुट्टी आए हैं, ये वहाँ एयरफोर्स में है, अच्छा, टेक्निकल लाइन में है। तो हमें भी ये जिज्ञासा बनी कि चलो नॉर्मली भाई चलो एयरफोर्स में जाने का। एयरफोर्स का वैसे भी गांव में बहुत कुछ क्रेज था। हमारे आसपास के गांव में भी एक दो लोग एयरफोर्स के थे। अच्छा, उनके बारे में सुनते थे। आसपास कोई एयरबेस था, शायद ये वजह थी या? एयरबेस तो नहीं है, एयरबेस तो थोड़ा हमसे दूर पड़ता है जी, वो करीब सहारनपुर के आसपास पड़ता है जी, वो थोड़ा दूर था। लेकिन जो आसपास में गांव वाले और ये पड़ोसी थे उनसे पता लगता रहता था भाई एयरफोर्स के बारे में। वाह। तो मन में ये आया कि चलो भाई एयरफोर्स में भी ट्राई किया जाए। तो हमने वहाँ से एग्ज़ाम वगैरह दिए और एयरफोर्स में आ गए। तो उस टाइम टेक्निकल लाइन में ही मुझे जाना था, टेक्निकल लाइन में हमने। तो आपके घर से, आपके पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट मिला कि? हाँ, सपोर्ट मिला काफ़ी। मैं ये कहा भाई चलो, अच्छा रहा, उनको भी बड़ी खुशी मिली। हाँ चलो भाई एयरफोर्स है, क्योंकि परिवार में पहले एक परिवार काफ़ी बड़ा है, तो उनमें से एक पहले आर्मी में थे, बहुत पहले रिटायर हो गए वो तो जी। और कोई बैकग्राउंड एयरफोर्स की नहीं थी। जब आपके पिता क्या करते थे? पिताजी तो फार्मर थे। वाह, मैं सुनना चाह रहा था सर, ये थोड़ा और जोश भरता है कि हाँ, तो पिताजी फार्मर थे। उन्होंने अपना, क्या ये उस दौर की बात तो नहीं है जहाँ भारत में एक नारा लग रहा था, जय जवान जय किसान, तो एक किसान भी एक जवान बन सकता है? हाँ, ऑलमोस्ट वही दौर था। जी जी जी, जय जवान जय। ऑफ कोर्स ये नारा तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जी, वो थोड़ा और बहुत पहले हो गए जी, तो उनके बाद की बात है। पर वो चलता रहा नारा, तो वो चलता ही रहा। किसान अगर हल उठा सकता है, पूरे देश को खिला सकता है, हाँ हाँ, तो देश की रखवाली भी कर सकता है। रखवाली भी कर सकता है। तो वही जज्बा लेके हमने एक सोचा चलो भाई चलते हैं, तो हम एयरफोर्स में चले गए। तो आपके प्रशिक्षण जो है वो कैसा होता है, ट्रेनिंग कैसा होता है हेलीकॉप्टर्स का? हम आर्मी के जितने भी हमारे जांबाज सिपाही आए हैं या बड़े ओहदे के अफसरान आए हैं इस प्रोग्राम में, तो उनसे हम पूछते हैं तो वो एनडीए की बात करते हैं सारी, लेकिन आप को तो मेंटेन करनी है एक मशीन। हाँ, तो आपकी ट्रेनिंग किस तरीके से हुई? ट्रेनिंग देखिए, ट्रेनिंग में तो एक्चुअली जनरल होता है जी, वहाँ पर्टिकुलर कोई वैसे नहीं होता कि जैसे सपोज मी-17 हो गया, वहाँ एक सपोज कोई एयर इंजन, एयर का स्ट्रक्चर या प्रोपल्शन का कोई ऐसा देना है कुछ जी, या मैकेनिकल साइड है, मैकेनिकल साइड की ट्रेनिंग होती है वहाँ। अच्छा, फिर बाद में जहाँ पोस्टिंग जा रहे हैं, जिस एयरक्राफ्ट पर जा रहे हैं, उसके बारे में फिर एक और ट्रेनिंग अलग से होती है। ओके, वो शॉर्ट पीरियड की ट्रेनिंग होती है। तो ये जितने जो हमारे फॉरेन एयरक्राफ्ट आते हैं, जो फॉरेन मेड मशीन्स हैं, हाँ, उसकी ट्रेनिंग हिंदुस्तान में ही आप लोग लेते हैं या आपको बाहर भी जाना पड़ता है? नहीं, एक इनिशियली बैच पायलट का भी, टेक्निकल अफसर का और टेक्नीशियन का, सभी का एक बैच पहले जाता है उसके जी, लिए। जी, फिर वो यहाँ के दूसरे लोगों को ट्रेंड करते हैं। ओके, वो भले फ्लाइंग के हों या टेक्निकल के हों जी, या ग्राउंड सपोर्ट के हों, सभी को जी
यहाँ के वो उनको ट्रेंड करते हैं। मैं समझ सकता हूं कि जब हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो वो गर्जन अपनी दिखाते हैं, एक गर्जना के साथ आगे बढ़ते हैं, वॉर क्राई होती है उनकी, चिल्लाते हैं। एयरफोर्स में ऐसा नहीं होता, वो पायलट्स भी बड़े कूल काम होते हैं, काम पूरा करते हैं वो। हाँ, काम पूरा करते हैं। अटैक भी करते हैं तो कमांड ऐसी ही देते हैं, मतलब हवाई जहाज में बैठे हुए कमांड ऐसी नहीं देते मारो, ऐसा कुछ नहीं होता, बट कूल एंड काम होते हैं। उसकी भी कोई अलग से आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ, ट्रेनिंग ऑन ग्राउंड तो सभी को ट्रेनिंग वैसे ही होती है जी, कि टेम्परामेंट अपना जो है टेम्परामेंट रखना है जी। और जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे चिल्लाते हैं, जोश भरते हैं, तो वो चीज तो है, वो ग्राउंड पे होती है। ओके, ग्राउंड पे होती है, सबके लिए होती है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सभी जगह। पर ये है कि उसको अब जैसे आर्मी का तो क्या है ना, जैसे सामने कॉम्बैट, आमने सामने की लड़ाइयाँ होती हैं जी। एयरफोर्स का उस तरह से वो नहीं है। एयरफोर्स का तो ये भी पायलट जा रहे हैं, अपना लोडेड हो गया विद आर्म्ड एयरक्राफ्ट को फुल लोडेड करके अपना। तो जो लड़ाकू विमान या चॉपर्स में आर्म्स और जो एमिनेशन है जो उनको जरूरत पड़ती है, उसकी देख रेख भी आप ही के अंडर थी? वो डिफरेंट उसमें आ जाता है, विंग होती है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन होती है, कलेक्टिव एफर्ट है, कलेक्टिव एफर्ट है। मैकेनिकल ब्रांच के लिए वो आर्मामेंट वाले भी मैकेनिकल में ही आते हैं। तो कैसा लगता है एक चॉपर आपने तैयार किया और वो जब टेक ऑफ करता है और आसमान में नजरों से वो धीरे धीरे ओझल होता जाता है, तो किस तरह की भावना आती है सर आपको? भावना आती है भाई, जाएं अपने मिशन में सक्सेस होके आए, लौटें, सेफली लैंड करें जी, यही एक मन में ये रहती है। तो जो हमारे सिविलियंस हैं, क्योंकि वो परिचित नहीं हैं बहुत सारी चीज़ों से, तो उनके बिहाफ पे ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे एक चॉपर ने टेक ऑफ किया एक ऑपरेशन के लिए और उसके बाद रेडियो वेव्स के माध्यम से ही वो अपने एयर बेस से या जो भी उसको कंट्रोल कर रहे हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो आप लोगों को पता लगता रहता है कि क्या हो रहा है, या कितनी उड़ान भर ली गई है, या मिशन जो है कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ है? नहीं, वो तो देखिए कोई भी एयरक्राफ्ट हो, चॉपर हो, फाइटर हो, तो आप वैसे वापस लैंडिंग के समय ही सारी चीजों का पता लगता है जी। कितना आपका कितना आर्म्स थे उसमें, कितने ऑफलोड हो गए, ओके, कितने वापस बचे हैं, जो भी है उसमें, वो तो आप लैंडिंग के ही बाद में उसका आइडिया लगता है, सब कैलकुलेशन होती है उसकी। आपने हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में भी बहुत काम किया है, तो तवांग हो गया अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर बेस कैंप में भी आप थे। हाँ, बेस कैंप में क्या था एक्चुअली, क्या होता है, जैसे Mi-17 हेलीकॉप्टर में मैं था, तो इसमें क्या मेंटेनेंस, एयर मेंटेनेंस बोलते हैं उसको। ओके, एयर मेंटेनेंस, जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जो सियाचिन ग्लेशियर में पोस्ट होती हैं, वहाँ जवानों के लिए राशन पानी जाता है, वहाँ के लिए केरोसिन जाती है, केरोसिन वहाँ का लाइफ लाइन है एक्चुअली देखा जाए तो उस एरिया का। तो एयरक्राफ्ट के अंदर ही वो स्किड पैड के ऊपर पैराशूटमेंट लगा के उसको छोड़ा जाता है। वाह। तो उस मेंटेनेंस, एयर मेंटेनेंस के लिए हम लोग वहाँ बेस कैंप में जाते थे। वही बड़ा मुश्किल काम होगा ना सर, उस ऑल्टीट्यूड में हवा बहुत है और आपको लैंडिंग जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पे काम है, बिकॉज अभी देखिए जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है थोड़ी सी वो एडवर्स तो है जी जी, ये वहाँ की जलवायु इतनी नहीं है, टेम्परेचर भी जी थोड़ा माइनस में रहता है। पड़ोसी मुल्क में कभी किसी पड़ोसी मुल्क की एयरफोर्स का कोई समाचार आया हो, या कोई ऐसे एक मोमेंट आया हो कि आपको बड़ी जल्दी बोला कि आपको तैयारी करनी है इस चॉपर की और ऐसा ऐसा है और एक बहुत ही अर्जेंट मिशन पे जाना है, कुछ ऐसा आपके साथ कभी हुआ? हाँ, नहीं ऐसा तो नॉर्मली अक्सर ही होता होगा, बट कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो? कोई मैसेज आया, खबर आई, वही इमीडिएट जो है चॉपर को एक्टिवेट कराना है जी। इस तरह के ज़्यादातर मिलिटेंट्स जो वहाँ जम्मू J&K में तो ये मिलिटेंट्स वगैरह होते हैं ना जी, उनके लिए इमीडिएट रेडी करके भेजना है, वो मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज करना। ओके, ऊपर से जैसे क्योंकि हेलीकॉप्टर में गन भी होती है जी जी, गन ऑपरेट करते हैं उसमें। तो कितनी हाइट से गन जो है फायर करती है और कितना डिस्टेंस वो गन का जो बुलेट्स हैं कैरी करते हैं? डिस्टेंस तो देखिए वैसे तो सेफ डिस्टेंस लेना होता है जी, क्योंकि टेररिस्ट के पास पता नहीं कौन सी चीज होगी, क्योंकि जो नॉर्मली क्या है, जो एक मिसाइल है जो कंधे पे रख के भी ऑपरेट हो जाती है जी, सेफ हाइट लेके, और गन की रेंज रहती है काफी, तो उस रेंज को देखते हुए उसमें टेररिस्ट को गन से भी फायर किया जाता है।
तो हमारे साथ फ्लाइंग ऑफिसर अजय कुमार त्यागी जी मौजूद हैं, एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, लेकिन अपनी सेवाएं दी 39 सालों तक। कॉन्गो में आप रहे, कितना समय आप थे वहां पर, और यूएन मिशन के बारे में बताइए, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि वहां तो हर देश की कोई ना कोई सेना की टुकड़ी या एयरफोर्स की जो उनकी टीम है वो आती है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। 1 साल तक हम वहाँ रहे, और वहाँ करीब करीब 4-5 कंट्री की आर्मी थी वहाँ। ओके। और जो एयरफोर्स थी वो इंडिया IAC करके बोलते थे उसको। जी जी। और उसमें हमारे चेतक चीता एंड मी-17। तो वहाँ का क्या था, वहाँ की लाइफ थोड़ी सी टफ तो थी ही। टफ इसलिए कि थोड़ा वहाँ बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता था, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे बड़े इनडिसिप्लिन्ड, और एक तरह से जहाँ जो मर्जी इस तरह का, मतलब कोई वो उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं था वहाँ का। और न कोई कंट्रोल भी नहीं था उनकी गवर्नमेंट का उनके ऊपर, सिविलियंस। तो इस तरह का माहौल वहाँ था। तो अपने आप को भी सेफ रखना, और वहाँ की जो चीज़ें हैं, जो मेंटेनेंस है, वो भी सभी एयरक्राफ्ट को भी सेफ रखना। बिल्कुल। तो सारी चीज़ें वहाँ देखनी पड़ती थी। तो वो कौन कौन से देश थे जिनकी सेना को हमारी एयरफोर्स जो है यूएन के मैं कहूँगा एक ध्वज तले एक प्रोटेक्शन प्रदान कर रही थी? देखिए, आर्मी तो वहाँ इवन ये थी रुग्वे करके वहाँ एयरफोर्स थी। रुग्वे की थी, और पाकिस्तान की थी, और बांग्लादेश की भी थी जी, और हमारा इंडिया का तो था ही, और भी 1-2 कंट्री की थी। तो यूएन के लिए ये तीनों देश, हमारे भारत और उसके पड़ोसी देश की जो सेना की टुकड़ियां थी, वो एक साथ एक मिशन पे थे। और इंडियन एयरफोर्स उनको प्रोटेक्शन देती थी। हाँ, इंडियन को ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं कोई एम्बुलेंस की जरूरत है जी, या कोई कुछ। तो वहाँ कोई रंजिश नहीं थी बांग्लादेश या पाकिस्तान के? क्या था, यूएन मिशन के झंडे के नीचे थे सभी जी। तो वहाँ सब दोस्त बन गए। हाँ, मतलब दोस्त में इन द सेंस बनना वहाँ है ही, क्योंकि अफ्रीका में गए हैं आप, एशिया को छोड़ के उधर। अफ्रीका जिंदाबाद सर। उसकी वजह से एशिया के 3-4 मुल्क जो हैं उनमें दोस्ती बढ़ गई। थोड़ा मतलब मेल मिलाप थोड़ा बना जी, भले टाइम बिंग के लिए बना जो भी। तो वहाँ पे आपने बाकी जो फोर्सेस हैं उनके डिसिप्लिन में और हमारी फोर्सेस के डिसिप्लिन में कुछ फर्क देखा? देखिए, हम अपनी फोर्स का डिसिप्लिन तो अलग ही है जी, ये तो मानना पड़ेगा। यहाँ का सबसे अलग है डिसिप्लिन, डेडिकेशन, और जो भी आप कहिए, बहुत उसी वजह से फौज चलती है। बिल्कुल है सर। आपका जो काम है एक एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना, इसके बारे में हम बहुत सुनते नहीं हैं और जानते नहीं हैं। तो पर वो कोई विमान, हेलीकॉप्टर या लड़ाकू विमान ऊपर से जाता है तो हम तालियां बजाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जो पायलट्स हैं उनको डिफिकल्ट मिशन पे जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो पूरी टीम होती है उनका जिक्र कम होता है। आपको लगता है कि वो जिक्र जो है थोड़ा सा, मतलब आपके टीम के अंदर तो वो सबको शाबाशी मिलती ही होगी? हाँ जी, हाँ, मिलती है शाबाशी। कोई भी काम हो रिकॉग्नाइज होता है। समय बहुत कम है सर, बहुत बातें आपसे करनी थी। हेलीकॉप्टर के एक फंक्शन के बारे में हम जानना चाह रहे थे, लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई जब हमें पता लगा कि आपको विदेश सेवा मेडल से सम्मानित किया गया और कमेंडेशन भी मिला आपके AOC से, जो कमांड में थे। अभी आने वाली युवा पीढ़ी को अगर आप प्रेरित करना चाहें तो कैसे प्रेरित करेंगे? देखिए, मैंने देखा कि हमारा जो ये एयरफोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, इससे बेटर जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, जो वहाँ की कल्चर है, जो काम करने का तरीका है, जो जिस तरह से एक्चुअली एक अपने डिसिप्लिन भी बहुत है आप लोगों में, डिसिप्लिन है, और मैं समझता हूँ कि पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट रहता है। हर चीज़ में वहाँ एक एनहेंस रहता है आदमी का, टैलेंट में भी रहता है। तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं तो यही कहूँगा कि युवाओं को जाना चाहिए इसके लिए, भले ही किसी फील्ड में जाएं, टेक्निकल में जाएं, नॉन टेक में जाएं, फ्लाइंग में जाएं, उसके लिए प्रेरित बहुत जल्दी से सर, क्योंकि आज विश्व रेडियो दिवस है। हाँ जी, आकाशवाणी से आपके गाँव में हमें बहुत प्यार मिलता रहता है, लेकिन आपकी जुबानी जानना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जब हमने तो रेडियो काफ़ी सुनी है, और गांव में तो एक्चुअली इसका कोई विकल्प नहीं है। रेडियो गांव में क्या, सभी जगह रेडियो एक ऐसी चीज़ है, उसमें हर तरह के प्रोग्राम आते हैं, और हमने तो काफ़ी सुने रेडियो के। जयमाला प्रोग्राम आता था फौजी भाइयों का, छाया गीत आता था, और आपके गीत माला वगैरह आती थी। नहीं, रेडियो का तो कोई विकल्प है नहीं। जी सर।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। समय इजाजत नहीं दे रहा मुझे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मैं हमारी तमाम टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर कि आप आए, अपने समय निकाला। आपकी जरिए हमें पता लगा कि एयरफोर्स हमारी कितनी मेहनत करती है पीछे। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तुम जान हो, संदेश टू सोल्जर्स। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।